बिना देरी के दिन भर की बड़ी खबर बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी, 5 जवान गंभीर रूप से घायल। तो वहीं जम्मू कश्मीर के मोर्टार शैल मिलने से फैली दहशत, मौके पर पहुंचा सुरक्षा बल। तो वहीं फिर मालदीव आ रहा चीनी जासूसी जहाज, हिंद महासागर में आया नजर, भारत के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर। तो वहीं अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत और रशिया के संबंधों पर दे दिया ऐसा बयान, छिड़ गया नया बवाल। बताएंगे क्या बयान दिया है इस अमेरिकी राजदूत ने। तो दोस्तों वहीं आपको बताएंगे इमरान खान को फांसी दिलाने के लिए पीछे पड़ गई शहबाज की सरकार, सजाए मौत का खतरा इमरान खान को, सारी जानकारियां बताएंगे राजा भैया के पिता को किया गया है हाउस अरेस्ट, और उससे भी बड़ी जानकारी बताएंगे जो लोग छठ और दिवाली पर अपने अपने गाँव जाते हैं ट्रेन में सफर करके, इस तरीके से तो हो जाए सावधान, रेलवे ने निकाल दिया नया कानून, जानना बेहद जरूरी, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां सेना और आतंकवादियों के बीच डोडा में मुठभेड़ जारी, 5 जवान गंभीर रूप से घायल। बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज, दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में लगातार शांति भंग करने की फिराक में है। अब जम्मू संभाग के डोडा से 300 किलोमीटर दूर गांव कोटी के शिया धार चौंड माता क्षेत्र में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में सुरक्षा बलों ने कई आतंकवादियों को घेरा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में एक सेना अधिकारी सहित 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने शाम करीब 7:45 पर देसा वन क्षेत्र के धारी गोटे उदार बागी में एक संयुक्त घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि शुरुआत में 20 मिनट से अधिक समय तक चली गोलीबारी में एक अधिकारी सहित सेना के 4 जवान और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया और उनकी हालत अभी भी गंभीर बताई गई है। दोस्तों ऐसे में घायल हुए इन सेनाओं को जल्द से जल्द रिकवरी के लिए आप लोग प्रार्थना जरूर करिएगा। गेट वेल सुन कहना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें जम्मू कश्मीर के मियां बाग इलाके में जिंदा मोर्टार शैल मिलने से फैल गई दहशत, मौके पर पहुंचा सुरक्षा दल। बता दें उधमपुर से करीब 4 किलोमीटर दूर मियां बाग क्षेत्र में पुलिस ने एक जिंदा मोर्टार शैल बरामद किया है, जिसे समय रहते बम निरोधक दस्ते द्वारा जगानू पुल के समीप एकांत स्थान पर धमाका करके डिफ्यूज कर दिया। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने मियां बाग क्षेत्र में एक मोर्टार शैल पड़ा देखा। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी उधमपुर रघुवीर सिंह चौधरी तुरंत बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे। तो वहीं आपको बता दें बहुत बड़ी खबर, फिर मालदीव आ रहा चीनी जासूसी जहाज, हिंद महासागर में आया ये नजर, भारत के लिए बड़ी टेंशन की खबर। आखिर अपने हरकतों से बाज आता नहीं दिखाई दे रहा चाइना। बता दे चीनी जासूसी जहाज जियांग यांग होंग 3 एक बार फिर मालदीव जा रहा है। माले स्थित अधाधु की रिपोर्ट के अनुसार ये पोत शुक्रवार को हिंद महासागर में प्रवेश कर गया था और सोमवार को मालदीव की सीमा तक पहुंचने की उम्मीद है। चीन के इस जासूसी जहाज ने 2024 में मालदीव में 2 बंदरगाहों पर यात्रा की है। इस साल की शुरुआत में चीनी पोत 22 फरवरी को पहली बार माले में रुका था। मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ की सीमा पर वापस जाने के बाद पोत 1 महीने बाद वापस लौटा और 25 अप्रैल को थिलाफूशी बंदरगाह पर रुका। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पोत स्टॉक की भरपाई और अपने चालक दल के रोटेशन के लिए माले जा रहा था। हालांकि इसने अपनी वापसी का कारण नहीं बताया। मालदीव की भारत से निकटता, लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप से बमुश्किल 70 समुद्री मील और मुख्य भूमि के पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील की दूरी पर और हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरने वाले वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के केंद्र में इसका स्थान इसे महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व देता है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस बार वो हिंद महासागर में नजर तो आ गया, लेकिन मालदीव पहुंचने के बाद उसकी हरकतें कैसी होने वाली होंगी। तो वहीं आपको बता दें अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत रशिया के संबंधों पर दे दिया ऐसा बयान, छिड़ गया नया बवाल। बता दें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 जुलाई 2024 को 2 दिवसीय दौरे पर रूस गए थे। इसे पीएम का सफल दौरा बताया गया था। इस बीच भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत रूस संबंध को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली में 11 जुलाई 2024 को हुई यूएस इंडिया डिफेंस न्यूज कॉन्क्लेव में एरिक गारसेटी ने भारत को रूस से सावधान रहने की सलाह दी। जी हां, पीएम मोदी के रशिया दौरे को लेकर अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बोले तो अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की नीति पसंद करता है। युद्ध के समय रणनीतिक स्वायत्तता जैसी कोई चीज लागू नहीं होती है। हालांकि इस दौरान उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत
संबंध बहाल करने की भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका को आवश्यकता के समय मिलकर रहना चाहिए, इस रिश्ते को हल्के में ना लिया जाए। एरिक गारसेटी ने कहा कि आपस में जुड़ी इस दुनिया में अब कोई भी युद्ध दूर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें न केवल शांति के लिए खड़ा रहना चाहिए बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए कि जो शांतिपूर्ण नियमों का पालन नहीं करते उनके खिलाफ जरूरी कार्यवाही की जाए। दोस्तों, जिस समय पीएम मोदी जी 22 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 2 दिनों के लिए रूस में थे, उसी समय अमेरिका ने नाटो समिट में शामिल होने के पश्चिमी देशों के नेता वॉशिंगटन में जुट गए थे। दोस्तों, तो वहीं बता दें, पाकिस्तान से बड़ी खबर, इमरान खान के दी एंड की तैयारी, पार्टी पर बैन लगेगा, सजाए मौत का भी बड़ा खतरा। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ के खिलाफ शिकंजा कसने जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सूचना मंत्री अता तरार ने कहा कि वे पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं रह सकते। वे पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करेंगे। सूचना मंत्री अता तरार का कहना है कि विदेशी फंडिंग मामले 9 मई के दंगों और सिफर प्रकरण के साथ साथ अमेरिका में पारित प्रस्ताव को देखते हुए हमारा मानना है कि पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत विश्वसनीय सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ वे पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व उपसभापति कासिम सूरी के खिलाफ भी अनुच्छेद 6 लागू करेंगे। खास बात यह है कि इस अनुच्छेद 6 के तहत सजाए मौत है। पाकिस्तान की सरकार की ओर से यह फैसला शीर्ष अदालत की ओर से आरक्षित सीटों के मामले में पीटीआई को राहत दिए जाने के बाद सामने आया है। साथ साथ इद्दत मामले में पार्टी प्रमुख को राहत दी गई है। सूचना मंत्री ने कहा कि सरकार पिछले सप्ताह दिए गए फैसले के खिलाफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर करेगी, जिसमें कहा गया था कि पीटीआई महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के लिए पात्र होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाली है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन अपना 2/3 बहुमत खोने वाला है। ऐसे में देखना ये होगा कि शहबाज की पार्टी इमरान खान को लेकर जो चाहती है, क्या वाकई में ऐसा होता है या फिर इमरान खान पूरा खेल बदल देते हैं। तो वहीं दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश ने आखिर क्यों ठुकराया चीन का लॉलीपॉप, लटक गया जिनपिंग का मुंह। जी हां, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हाल में ही चीन के दौरे पर गई थी। आपको याद होगा, उनके दौरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई। कहा यह भी जाने लगा कि चीन बांग्लादेश को लोन दे देगा, वो उसे अपने पाले में कर लेगा और भारत के सामने चुनौती खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये सभी बातें धरी की धरी रह गई। हुआ एकदम इसके विपरीत। बता दें, शेख हसीना का चीन दौरा 4 दिन का था, लेकिन वो 3 दिन में ही वापस लौट गई। कारण ये बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब थी, इस वजह से उन्हें अचानक 1 दिन पहले ही लौटना पड़ गया। दरअसल शेख हसीना इस उम्मीद के साथ चीन गई थी कि जिनपिंग उनको बहुत ज्यादा अहमियत देंगे। दरअसल 2016 में जब जिनपिंग बांग्लादेश गए थे, तब उन्होंने कई वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि हम आपको लाखों करोड़ों का लोन देंगे, हम आपके यहाँ निवेश करेंगे। लेकिन अब चीन की तूती बोलती थी। 8 साल बाद यानी 2024 में चीन की स्थिति ठीक नहीं है, वो आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जिनपिंग के उन्हीं वादों को याद रखते हुए शेख हसीना चीन गई थी। शेख हसीना उम्मीद कर रही थी कि चीन उन्हें 4 लाख करोड़ का लोन तो देगा ही देगा, मगर चीन ने जो लोन ऑफर किया उसे जानकर बांग्लादेश हैरान था। चीन ने उसे 900 करोड़ मात्र का लोन ही ऑफर कर रहा था। बांग्लादेश हैरान था कि चीन की कथनी और करनी में इतना ज्यादा फर्क है। कहा यह जा रहा है कि शेख हसीना इससे नाखुश थी और उन्हें वजहों से उन्होंने यात्रा तय समय से पहले ही खत्म कर दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन से मिलने वाले ऑफर से ढाका खुश नहीं था, क्योंकि ढाका ज्यादा की उम्मीद कर रहा था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को शी के साथ लंबी बातचीत की भी उम्मीद थी, लेकिन संक्षिप्त बातचीत ही हो पाई। इसके अलावा चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने शेख हसीना से मुलाकात तक नहीं की। यही नहीं, चीनी मीडिया ने भी शेख हसीना के दौरे को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, यानी कि एक तरीके से शेख हसीना जी का तौहीन किया गया, उनकी बेइज्जती की गई। बहरहाल उनके तौहीन होने के बाद उन्होंने भारत को लेकर बड़ी ही खुशखबरी दे दी है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, जानलेवा हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप से की फोन पर बात की। जानलेवा हमले की निंदा। बता दें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। इस गोलीबारी में ट्रंप घायल हो गए। वो पेंसिल्वेनिया में रैली कर रहे थे जब एक के बाद एक कई गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिसमें उन्हें एक गोली भी लग गई जो दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीरती हुई निकल गई। सीक्रेट सर्विस ने पुष्टि की है कि ट्रंप अब सुरक्षित हैं। गोलीबारी के बाद शूटर और एक दर्शक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य दर्शक की हालत गंभीर बनी हुई है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद जो बाइडेन ने उनसे फोन पर बातचीत की है। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। हालांकि व्हाइट हाउस के अधिकारी ने यह नहीं बताया कि दोनों ने किस बारे में बात की है। राष्ट्रपति ने पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो और बटलर पेंसिल्वेनिया के मेयर
बॉब हेड्रोस से भी बात की। तो वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, रिपब्लिकन कन्वेंशन में पार्टी कर सकती है ऐलान। जी हाँ, ट्रंप ने रविवार को अपनी ट्रूथ सोशल साइट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं विस्कॉन्सिन और रिपब्लिकन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी यात्रा 2 दिन के लिए टालने जा रहा था, लेकिन मैंने अभी फैसला किया है कि मैं किसी शूटर या संभावित हत्यारे को शेड्यूलिंग या किसी और चीज में बदलाव करने की इजाजत नहीं दे सकता। तो वहीं बता दें, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। ऐसे में एक और पहलू है ट्रंप को लेकर, जो कह रहा है कि ट्रंप ने खुद ही हमले की साजिश रची थी। एक थ्योरी दोस्तों ये लोग बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चार्ट और ट्रंप के सिर झुकाने की वजह से ट्रंप बच गया। अगर ट्रंप मिली सेकंड के लिए सिर नहीं झुकाते तो गोली उनके सिर में जाकर आर पार हो जाती। ट्रंप पर जानलेवा हमले करने वाले शूटर की कैलकुलेशन एकदम सटीक थी। टारगेट था ट्रंप का सिर, लेकिन आखिर में पलों में कुछ ऐसा हुआ जिससे गोली सिर्फ कान को छूकर निकल गई। ऐसे में अगर आप भी ये मानते हैं कि प्लानिंग कोई अपनी जान पर खेलकर नहीं करेगा और ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, रूसी सेना में भर्ती भारतीय ने लगाई रिहाई की गुहार, कहा अब बस 2 ही जिंदा बचे हैं। जी हाँ, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी सेना में भर्ती भारतीय ने एक बार फिर से रिहाई की गुहार लगाई है। उसने कहा कि उसके समूह के 15 गैर रूसियों में से 13 लोग मारे जा चुके हैं। बीते 8 जुलाई को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बैठक हुई थी। इसको लेकर उस व्यक्ति का कहना है कि अब रिहाई की उम्मीद बढ़ गई है। ये 47 वर्षीय शख्स पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग का रहने वाला है, जिसका नाम उर्गेन तमांग है। उसने हाल में ही शेयर किए गए वीडियो में ये बातें कही हैं। 11 जुलाई को उसने कलिम्पोंग नगर पालिका के प्रशासकों के बोर्ड अध्यक्ष रवि प्रधान को वीडियो भेजा था। हालांकि एचटी स्वतंत्र रूप से इसे सत्यापित नहीं कर सकता है। तमांग ने इससे पहले मार्च के आखिरी सप्ताह में युद्ध क्षेत्र से अपना पहला वीडियो भेजा था। दोस्तों तो वहीं बता दें, पीएम मोदी की बधाई पर नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कह दी ऐसी बात चीन को लग जाएगी तगड़ी वाली मिर्ची। बता दें, नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत को लेकर रुख को साफ कर दिया है। पीएम मोदी की शपथ लेने के बाद उन्होंने सोमवार यानी 15 जुलाई को कहा कि वो नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके इस बयान से चीन भी परेशान हो सकता है, क्योंकि लगातार नवनियुक्त पीएम केपी शर्मा ओली को चीन का समर्थक बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने 4थी बार नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर केपी शर्मा ओली को बधाई दी थी, जिसके जवाब में उन्होंने पीएम मोदी की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद किया। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि आपकी हार्दिक बधाई के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं नेपाल भारत संबंधों को परस्पर लाभ के लिए मजबूत बनाने के वास्ते आपके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। हम मिलकर अपने ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो वहीं दोस्तों बता दें, असम सरकार का बड़ा निर्देश, हिंदू सिख ईसाइयों के मामलों को ना भेजे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, सीएए के तहत कराएं उनका आवेदन। दोस्तों बता दें, असम सरकार ने अपनी सीमा पुलिस इकाई से कहा है कि वो 2015 से पहले राज्य में प्रवेश करने वाले गैर मुस्लिम अवैध प्रवासियों के मामलों को विदेशी न्यायाधिकरण को ना भेजे और उन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने की सलाह दी है। विशेष पुलिस महानिदेशक यानी सीमा पुलिस को लिखे पत्र में गृह और राजनीतिक सचिव पार्थ प्रतिम मजूमदार ने नागरिकता अधिनियम 2019 का हवाला दिया और कहा कि 2014 तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने वाले सभी गैर मुस्लिम और प्रवासी भारतीय नागरिकता दिए जाने के पात्र हैं। 5 जुलाई को जारी पत्र में असम पुलिस की सीमा शाखा से कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई समुदायों के लिए मामलों को सीधे विदेशी न्यायाधिकरण यानी एफटी को ना भेजे। तो वहीं बता दें, भारत ने की फलस्तीन की सबसे बड़ी मदद $25 लाख की पहली किस्त कर दी जारी। जी हां, गाजा में जारी प्रदर्शन के बीच भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत और कार्य एजेंसी को $25 लाख की आर्थिक मदद जारी कर दी है। साल 2024-25 में भारत की ओर से फलस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए यह पहली किस्त जारी की गई है। भारत इस साल UNRWA के जरिए फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए $50 लाख की मदद करेगा, जिसके अनुसार $25 लाख की यह पहली किस्त है। खास बात यह है कि भारत लगातार फलस्तीन की मदद करता आया है। पिछले साल भी भारत की ओर से फलस्तीनी शरणार्थियों की $50 लाख की मदद की गई थी। गौरतलब है कि हाल में ही संयुक्त राष्ट्र के UNRWA की ओर से न्यूयॉर्क से एक अन्य कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से साल 2024-25 में भी $50 लाख की मानवीय मदद देने का ऐलान किया गया था। तो वहीं बता दे, 3 अमेरिकियों को बंदी बनाकर इतरा रहा था तालिबान, बाइडेन ने दिखा दी उसकी औकात, उठाए सख्त कदम तो आ गया अकल ठिकाने। जी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि उसने हाल ही में 2 अमेरिकी नागरिकों को अफगान कानूनों के उल्लंघन के लिए
हिरासत में ले लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि कुल 3 अमेरिकी नागरिक तालिबान की कैद में है। हम तालिबान सरकार के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं और उनमें रिहाई की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन तालिबान अब अमेरिका पर अपनी शर्तें थोप रहा है। अमेरिकियों की रिहाई को लेकर इतरार है। तालिबान पर अमेरिका ने सख्ती दिखाई है। अमेरिकी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए तालिबान की कार्रवाई को अवैध बताते हुए बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विभाग के प्रवक्ता ने हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की पहचान जॉर्ज ग्लिजमैन, महमूद हबीबी और यरायान कार्बेट के रूप में की है। तो वहीं बता दें, परमाणु पावर दिखाने वाले पाकिस्तानी मंत्री की बंदी घिघी अब उसी सेना से कह रहे हैं चाहे क्रेन से लटका दो पर दे दो माफी। जी हाँ, पाव भर के परमाणु बम और उस पर पाकिस्तानी सेना के पराक्रमण की फर्जी कहानी सुनाने वाले पूर्व मंत्री शेख रशीद ने खुद ही अपने दावों की पोल खोल कर रख दी है। ताजा मामले समझाने से पहले 5 साल पुराना वो बयान जरूरी था आपको रिकॉल करवाना। जब इमरान खान सरकार में गृह मंत्री रहने वाले थे, शेख रशीद ने भारत को गीदड़ भभकी दी थी। रशीद ने कहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है जिनका वजन आधा पाव से लेकर 1 पाव तक का है। पाव भर के बम सीना चौड़ा करते हुए रशीद ने आगे कहा कि अगर पाकिस्तान पर भारत हमला बोलने की कोशिश करता है तो यह शुद्ध आम नहीं होगा बल्कि परमाणु युद्ध होगा। बोलते बोलते शेख रशीद पाकिस्तानी सेना के जोश और पराक्रम के फर्जी दावे भी कर गए। जी हाँ, भारत को परमाणु बमों की धमकी देने वाले इस शेख रशीद की अकल आ चुकी है ठिकाने। तो वहीं बता दें, नौसिखिया है चीनी नौसेना। जी हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर चलाना सीखने में लगेगा अभी समय। बता दें, फिलीपींस ने ये कहते हुए उड़ाया है चीनी नौसेना का मजाक। जी हाँ, दक्षिण चीन सागर तनाव के बीच फिलीपींस की नौसेना ने चीनी नौसेना का मजाक उड़ाया है। फिलीपीन नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सुझाव दिया है कि बीजिंग को अपने विमान वाहक पोत आधारित युद्ध क्षमताओं को परिष्कृत करने में अभी भी दशकों का समय लगेगा। इस बयान को कई लोगों ने ताना बताया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह चीन की नौसेना शक्ति का यथार्थवादी आकलन दर्शाता है। नौसेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल रॉय विंसेंट त्रिनिदाद से रविवार को संवाददाताओं ने चीन के 3 विमान वाहक पोतों में से एक शांग डोंग पर उनकी टिप्पणी के लिए पूछा, जिससे पिछले सप्ताह फिलीपींस के तट के पास तैनात किया गया था। त्रिनिदाद ने कहा कि मैंने अपने देशवासियों से कहा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अभी भी अनुभवहीन है। तो वहीं बता दें, चीन का तीसरा पूर्ण अधिवेशन क्या है, ये कैसे हालात बदल देगा, पूरी दुनिया की है इस पर नजर। जी हाँ, चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमवार को अपना तथाकथित तीसरा प्लेनम शुरू किया है। यह चीन की दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक नीतियों की सामान्य दिशा तय करने के लिए लगभग हर 5 साल में एक बार आयोजित होने वाली एक बड़ी बैठक है। इसकी केंद्रीय समिति ने 2022 में पार्टी की पिछली कांग्रेस के दौरान अपने सदस्यों के चुने जाने के बाद से तीसरा प्लेनम या अधिवेशन बुलाया, जिसमें सुधारों को गहरा करने और चीन के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने पर एक प्रमुख नीति दस्तावेज पर विचार विमर्श किया। तो वहीं बता दें, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जैसे दानवों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। जी हाँ, जयशंकर जी ने बताई एससीओ की प्राथमिकताएं। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने वैश्विक शांति के लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ा खतरा बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले प्रायोजकों, वित्त पोषकों की तलाश कर उन्हें सख्त सजा देना बेहद जरूरी है। विदेश मंत्री ने इस दौरान प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान पर कटाक्ष किया है। कजाकिस्तान के अस्ताना में हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान डॉक्टर जयशंकर जी ने ये बातें कही थी। डॉक्टर जयशंकर जी ने जोर देते हुए कहा कि 3 दानवों आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ने की बेहद आवश्यकता है। दरअसल 4 जुलाई को अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन आयोजित करवाया गया था। इस दौरान जयशंकर जी ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों बता दें, भारत ने तोड़ा चीन का गुरूर, बनाया ये रिकॉर्ड सबसे सस्ते चाइनीज फोन से तौबा। जी हाँ, चीन एप्पल का एक बड़ा मार्केट हुआ करता था। यही वजह है कि चीन की तरफ से एप्पल को डर दिखाया जाता था कि वो चीन में आईफोन सेल को रोक सकते हैं। ड्रैगन ने अपने डर को दिखाने के लिए सरकारी दफ्तरों में आईफोन को बैन भी कर दिया। ड्रैगन को उम्मीद थी कि अगर आईफोन की सेल गिरती है तो एप्पल उसकी दादागिरी स्वीकार कर लेगा। ऐसा हुआ भी। चीन में आईफोन की सेल में अचानक गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अब तक चीन का डर खत्म हो चुका था क्योंकि चीन के मुकाबले में भारत खड़ा था। जहां चीन में आईफोन की सेल में गिरावट दर्ज की गई तो उस नुकसान की भरपाई एप्पल ने भारत से पूरा कर लिया। तो वहीं बता दें, 7 साल की जेल, 5 लाख तक का जुर्माना। अर्बन नक्सल से निपटने के लिए महाराष्ट्र में नया बिल, आखिर कब तक बनेगा कानून? बता दें, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार अब अर्बन नक्सल से निपटने के लिए एक नया कानून लाने जा रही है। इसको लेकर विधानसभा में बिल पेश किया जा चुका है। नए कानून को लाने का मकसद शहरी इलाकों में बढ़ रही नक्सलवाद की मौजूदगी से निपटना है। महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024 नाम से पेश किए गए इस बिल पर अगर कानून बनता है
तो इससे शहरी इलाकों में बढ़ते नक्सलवाद और उसके खतरों से निपटा जा सकेगा। तो वहीं बता दें 200 पूर्व सांसदों को सरकारी आवास खाली करने का दिया गया नोटिस। बंगले न छोड़ने पर जबरन कराई जाएगी बेदखली। जी हां, लुटियंस दिल्ली में बंगला खाली न करने वाले 200 से अधिक लोकसभा के पूर्व सांसदों को बेदखली का नोटिस दिया गया है। उनको ये नोटिस सार्वजनिक परिसर बोले तो अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली अधिनियम के तहत जारी किए गए हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। तो वहीं आपको बता दें दिल्ली की मंत्री आतिशी का दावा, कहा कोमा में जा सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हां, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी भाजपा पर लगातार हमलावर है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सीएम केजरीवाल की सेहत को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी का कहना है कि सीएम केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं, उन्हें फर्जी केस में गिरफ्तार किया हुआ है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी डायबिटिक हैं। तिहाड़ जेल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट बता रही है कि उनको शरीर में दर्द हो रहा है, उनका वजन गिर रहा है, उनका शुगर लेवल कई बार गिर रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो अरविंद केजरीवाल जी कोमा में जा सकते हैं, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। मैं भाजपा से कहना चाहती हूँ कि भगवान से डरो और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करो। ये कहना है आतिशी का। दोस्तों बहरहाल आपका जवाब देना चाहेंगे उनके इस रिक्वेस्ट का। तो वहीं बता दें राजा भैया के पिता को किया गया हाउस अरेस्ट। आखिर मुहर्रम पर क्या करने वाले थे ऐसा कि घबरा गई उत्तर प्रदेश की पुलिस। दरअसल जनसत्ता दल यानी लोकतांत्रिक अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को शहर में शांतिपूर्ण मुहर्रम सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने नजरबंद कर दिया है। इन्हें 3 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने उदय प्रताप सिंह को हाउस अरेस्ट की जानकारी सोमवार यानी 15 जुलाई को दी। उदय प्रताप सिंह जिन्हें आमतौर पर राजा साहब कहा जाता है, पूर्व में भदरी रियासत के राजा थे। उनके बेटे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से 7 बार विधायक रह चुके हैं। राजा उदय प्रताप सिंह के साथ साथ करीब 1 दर्जन समर्थकों को भी नजरबंद कर दिया गया है। ये सभी लोग 17 जुलाई की रात 9 बजे तक यानी 68 घंटे तक घर में नजरबंद रहेंगे। तो वहीं बता दें यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप भी छठ और दीपावली पर ट्रेन से सफर करते हैं तो ये जानकारी आपको वाकई में बहुत जरूरी लगने वाली है। छठ और दिवाली पर नहीं कर सकेंगे वेटिंग टिकट पर यात्रा, रेलवे लगाएगा भारी जुर्माना। जी हाँ, ट्रेन से सफर करने वालों के लिए भारतीय रेलवे ने नए नियम बना दिए हैं जिसमें वेटिंग टिकट वालों पर भारी जुर्माना और कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। जिन यात्रियों की टिकट कंफर्म नहीं होगी उनको ट्रेन से उतार दिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक वेटिंग टिकट वालों की रिजर्वेशन वाली बोगी में चढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, फिर वो टिकट चाहे ऑनलाइन करवाया हो या फिर काउंटर से करवाया हो। रेलवे के मुताबिक इस बड़े बदलाव का मकसद रिजर्वेशन वाली बोगी में भीड़ भाड़ की समस्या को दूर करना और कंफर्म टिकट वालों को आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है। इस बाबत रेल मंत्रालय की ओर से हर जोन के रेलवे अधिकारियों को नियम कायदे सख्ती से लागू करने के मौखिक रूप से आदेश दिए गए हैं। जी हाँ, बाकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। बहरहाल ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।